हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अवर चैनल पैशन फॉर इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो कंजूसी बिल्कुल मत करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एमसीक्यू सीरीज़ में अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए, 12th क्लास के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, जहाँ कहीं पर भी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ रहे हैं, ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत बेनिफिटेड रहेंगे। इवन इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो, एवरीवेयर दिस विल बी गोइंग टू हेल्पफुल। तो आगे बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़। ओके, आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका पार्ट है? फर्स्ट करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी का, सेकंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी का, थर्ड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का, फोर्थ नन ऑफ दीज का। देखो, मैं इसमें कोई भी टॉपिक ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रही हूँ क्योंकि उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना लिए हैं, तो आप उसको देख सकते हो कोई भी अगर टॉपिक पे आपको डाउट होता है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो वो कौन से पॉइंट पे आएगा? आपके करेंट अकाउंट में आएगा कि कैपिटल अकाउंट में आएगा? तो देखो, ऑलरेडी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो होता है वो कैपिटल अकाउंट के ऊपर होता है, तो नन ऑफ दीज भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑफिशियल रिजर्व भी नहीं हो सकता। ऑफिशियल रिजर्व जब कैपिटल अकाउंट में होता है तो कैपिटल अकाउंट एसेट और लिएबिलिटी को इफेक्ट करने के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपका? फर्स्ट करेंट अकाउंट बीओपी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। द फर्स्ट आंसर इज ए करेंट अकाउंट बीओपी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे जब हम बात करते हैं तो कॉजेज ऑफ बीओपी इम्बैलेंस रिलेटेड टू, तो जो बीओपी का जो इम्बैलेंस होता है उसका क्या रीज़न है? पहला पॉइंट ऑटोनोमस आइटम है, दूसरा अकोमोडेटिंग आइटम है, तो तीसरा बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए एंड बी। कॉजेज ऑफ बीओपी इम्बैलेंस रिलेट टू, अगर बीओपी में इम्बैलेंस होता है तो वो किस चीज़ से रिलेट होता है? तो इसका आंसर ए है ऑटोनोमस आइटम, क्योंकि अकोमोडेटिंग आइटम इसके डिपेंडेंट होता है ऑटोनोमस से। ठीक है, और या तो बोथ ए एंड बी तो हो नहीं सकता, नाइदर ए एंड बी तो हो नहीं सकता आंसर। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप फील बस कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। कैपिटल अकाउंट का पार्ट है बीओपी का, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब आप बताइए, कैपिटल अकाउंट में इनविजिबल आइटम का कोई रोल प्ले होता है क्या? इसका आंसर क्या हो सकता है? सोचिए, आंसर इसका फॉल्स है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ें आती हैं जो एसेट और लिएबिलिटी को इफेक्ट करती हैं, और इनविजिबल आइटम, विजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर सब करेंट अकाउंट में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स रिलेट्स टू बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट? इसमें से कौन से आइटम बीओपी अकाउंट के कैपिटल अकाउंट में आते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन, एनआरआई रेमिटेंस और ऑल ऑफ दीज। इसमें से कौन से आपके कैपिटल अकाउंट जो कि आपके एसेट और लिएबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं? तो इसका यहाँ पर आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। सही बोला है, क्योंकि देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से एसेट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस हो सकता है। लोन ले रहे हैं, ठीक है, एनआरआई रेमिटेंस हो रहा है, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं यहाँ पर 5th पॉइंट में, डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट लीड टू। जो डिसइक्विलिब्रियम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले सकते हो कि रिसिप्ट इज ग्रेटर देन पेमेंट और पेमेंट इज ग्रेटर देन रिसिप्ट। ठीक है, ये दोनों डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन है। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन वो होती है जहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट के इक्वल होता है। तो ये जो दोनों सिचुएशन है वो कहाँ पर क्या लेकर आते हैं? विल पेमेंट लीड टू फर्स्ट इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व विद आरबीआई। आरबीआई में ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, या नन ऑफ दीज हो सकता है। अगर डिसइक्विलिब्रियम होता है तो क्या होगा आंसर? आंसर सी है। या तो अगर देखो, रिसिप्ट इज इक्वल टू रिसिप्ट ग्रेटर देन पेमेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है इंक्रीज इन फॉरेन रिजर्व हो सकता है। अगर पेमेंट ग्रेटर देन रिसीव होगा तो डिक्रीज हो सकता है। तो दोनों इसका आंसर है, मतलब आंसर सी इज द करेक्ट वन। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। अबव द लाइन आइटम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इंक्लूड ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम। दोनों अबव द लाइन, दो होता है, एक बिलो द लाइन होता है, एक अबव द लाइन होता है।
तो अबव द लाइन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो दोनों ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग को बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट पूछ रहा है वो आपसे ट्रू की फॉल्स। देखो कि जो ऑटोनोमस आइटम होता है और अकोमोडेटिंग, ऑटोनोमस को अपन अबव द लाइन बोलते हैं, अकोमोडेटिंग को बिलो द लाइन बोलते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप हमारा VOP वाले जो टॉपिक्स है उसको देख सकते हो। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आंसर इसका बी होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा यहाँ पर। फॉल्स है ये स्टेटमेंट। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हैजिंग इज अ पॉसिबल इन, ठीक है, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट तुरंत के तुरंत हो जाएगा, तो कहाँ स्पेकुलेशन, रिस्क, सर्टेनिटी की पॉइंट रहती है, तो स्पॉट मार्केट में तो हो नहीं सकता। किस में हो सकता है, फॉरवर्ड मार्केट में। तो देखते हैं आंसर क्या है, आंसर बी है, फॉरवर्ड मार्केट इज अ करेक्ट आंसर। हैजिंग इसको भी आपको अगर समझना है तो आप देख सकते हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर इसका ये मेन फंक्शन होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अ सोर्स ऑफ DFI। ठीक है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अ सोर्स ऑफ, ठीक है, ऑप्शन है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेकेंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, थर्ड, तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इज अ सोर्स ऑफ, ऑब्वियस सी बात है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी कंट्री में क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आते हैं अपन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में। द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज, गवर्नमेंट ने जो रेट डिटरमाइन करता है वो कौन सा रेट कहलाता है। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लेक्सिबल, एक होता है मैनेज्ड। ठीक है, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो यहाँ पर आंसर होगा फिक्स्ड, क्योंकि जो आपका फ्लेक्सिबल है वो डिमांड और सप्लाई के फोर्स से डिटरमाइन होता है, और जो फिक्स्ड होता है वो गवर्नमेंट से डिटरमाइंड होता है। तो इसका आंसर ए है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। द राइजिंग डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स इम्प्लाइज हायर डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स एक्सचेंज। ये बोल रहा है कि अगर हमारी डिमांड फॉरेन गुड्स की ज़्यादा होती है, डिमांड अगर ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये है कि फॉरेन एक्सचेंज ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। अगर गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो इसका ट्रू है कि आंसर ये फॉल्स है। क्या बोलते हैं आप लोग, इसको सोचिए, इसको बताइए। इसका आंसर क्या होगा, ए, ट्रू, क्योंकि देखो अगर आप गुड्स डिमांड करते हो बाहर से तो आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो फॉरेन एक्सचेंज ही कहलाता है। तो अब हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इन BOP इज इनविजिबल, इसमें से कौन से BOP में इनविजिबल कहलाते हैं। फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सेकेंड शिपिंग, ठीक है, थर्ड ट्रैवल एंड फोर्थ गिफ्ट। इनमें से कौन सा BOP में इनविजिबल कहलाता है, तो आंसर है सी। देखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स देख सकते हो, कौन से गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, शिपिंग भी आप देख सकते हो, गिफ्ट्स भी आप देख सकते हो, तो जो महसूस कर सकते हो वो है ट्रैवल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इन दी BOP द ऑल द वेज इन विच कंट्री कैन एक्वायर फॉरेन करेंसी इज टर्म्ड एज, ठीक है, इन BOP ऑल द वेज इन विच कंट्री कैन एक्वायर फॉरेन करेंसीज एंटर्ड इन, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को, बच्चे स्पेशली जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें गलती करते हैं, तो उनके 1 मार्क भी बहुत कीमती होते हैं। 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले बच्चों के लिए ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड थोड़ा सा मुसीबत का काम हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि BOP में बोला ऑल वेज इन विच कंट्री कैन एक्वायर फॉरेन करेंसी इज एंटर, जहाँ पर हमको आ रहा है मतलब इनफ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या है, क्रेडिट साइड। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फ्रॉम फॉरेनर्स इज, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कैपिटल पेमेंट, आंसर यहाँ पर बी है। ठीक है, मतलब पॉइंट ये बोल रहा है यहाँ पर कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आप फिक्स्ड एसेट फ्रॉम फॉरेनर्स, अगर आप फॉरेनर्स से फिक्स्ड एसेट में कुछ भी खरीदते हैं तो देखो वो इंपोर्ट तो नहीं होगा। इंपोर्ट मतलब होता है नॉर्मल गुड्स जो डेली बेसिस पे आप परचेजिंग सेलिंग कर रहे हो, बट अगर आपकी यहाँ पर बात हो रही है एसेट की,
तो अगर हम एसेट की बात करते हैं तो ये कैपिटल पेमेंट की बात होगा, क्योंकि आप परचेज कर रहे हो, तो परचेज कर रहे हो तो पेमेंट होगा, एसेट है इसलिए वो कैपिटल होगा, तो इसमें आंसर पॉइंट बी होगा। अब आते हैं हम अपने कोई पॉइंट नंबर 4 पे। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बिकम कॉमन इन। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट किस में कॉमन है, ठीक है। फर्स्ट 1950s, 1960s, 1970s, 1980s। कब किस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो कॉमन हुआ था, तो आंसर इज 1970। फ्लोटिंग फ्लैक्सिबल का दूसरा नाम है, ठीक है। फ्लैक्सिबल जो होता है उसका दूसरा नाम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, जो कि डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिटरमाइंड होता है। तो अगर आपको ये पूरे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे हों, आपको 1 मार्क के लिए हेल्पफुल लगे हों, कंपटीशन के लिए स्पेशली होंगे, 12th क्लास के CBSE में क्वेश्चंस जो 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बेनिफिटेड होंगे, किसी भी प्रकार के नॉलेज को गेन करने के लिए सब इम्पॉर्टेंट होता है। तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। प्लीज़ हिट दी बटन, नीचे आपका प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन है, उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और इस चैनल के साथ बने रहिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।